हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की वन लाइनर सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं इंडियन इकोनॉमिक, भारतीय अर्थव्यवस्था पे। और अब हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी सीरीज का वन लाइनर जो सीरीज है इसको करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और साइंस का बचा हुआ है आपका, तो साइंस का भी करते हैं स्टार्ट। आप सभी लोगों को चैनल पर आने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू से वीडियो देखा कीजिए आप लोग। सभी वीडियो अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो था व्यष्टि, और समष्टि में माइक्रो इकोनॉमिक को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को दिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्र के विचारों से प्रेरित थी? तो जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से। बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? आयात निर्यात गतिविधि न होना। संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को। अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया? क्षेत्र पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस तंत्र क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो पंचम क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वर्ष 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ ने। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि, यह दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की? वर्ष 2006 से 7 में 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? क्रमशः वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ। आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं? मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? वर्ष 2006-7 में 9.6% रही। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में।
किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास सर्वाधिक रही है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8%। सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था मॉरिस वर्ष 1976 ने। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो विश्व बैंक द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? G.R. कैसल ने। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? तो मानवीय पूंजी। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया है? महबूब उल हक द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो नॉर्वे का है। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? तो घरेलू क्षेत्र। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार में है। वर्तमान में किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा की है। भारत में राष्ट्रीय आय समयकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? C+L+G+X-M। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो भारत है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 46%। सकल राष्ट्रीय आय का क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई? C. रंगराजन समिति की। GDP आंकड़ों के आधार पर 2004-05 को बदल कर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो वर्ष 2011-12 में। चलिए इस इंडियन इकोनॉमी के पहली वीडियो के यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट बनाया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।